हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA। मैं हूं अनुराग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। जो पादप कार्यकी है यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान और फसल शरीर क्रिया विज्ञान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है यानी कि परिचय दिया है। तो चलिए हम लोग परिचय पढ़। क्रॉप फिजियोलॉजी का यहाँ में मतलब दिया गया है अ प्लांट growth and development are determined by genetic potential and its interaction with environmental factors। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो पौधों की वृद्धि और विकास होता है वो उसके जेनेटिक पोटेंशियल यानी कि आनुवंशिक क्षमता और इट्स इंटरेक्शन विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आनुवंशिक क्षमता और पर्यावरणीय कारकों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है these factors influence or modify certain internal processes in plants। इस लाइन का मतलब है कि जो कुछ इसमें ये कुछ कारक पौधे में होते हैं जो कि आंतरिक क्रियाओं पर प्रभावित या परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है जो है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज दिस इंटरनल प्रोसेस एंड दियर फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसी जो आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं इसी साइंस में उनके कार्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को ही पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। यानी कि इसी जो आंतरिक क्रियाओं या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर जेनेटिक पोटेंशियल का जिनमें अध्ययन करते हैं उसी को क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, Plant physiology helps in understanding various biological processes such as photosynthesis, respiration, transpiration, translocation, nutrient uptake, plant growth regulation। जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है यानी मदद करती है अंडरस्टैंडिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि प्लांट्स में होती हैं इनको समझने में मदद करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन जो पौधों में होता है। ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है पोषक तत्वों का स्थानांतरण। ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक का मतलब है पोषक तत्वों का अवशोषण। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन मतलब पौधों की वृद्धि और नियंत्रित करने वाले हार्मोन। ठीक, ये जितनी भी प्रोसेस हैं ऊपर दी गई हैं इनका क्रॉप यील्ड पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब गहरा प्रभाव डालती हैं। सभी जो प्रक्रियाएं हैं फसल उत्पादन में गहरा प्रभाव डालती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है डेफिनेशन है वह डेफिनेशन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी यानी क्रॉप की डेफिनेशन है, फसल की परिभाषा है। ठीक, तो ये है अ क्रॉप इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रोन टुगेदर एज अ कम्युनिटी इन अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब है जो क्रॉप होती है या फिर एक जो क्रॉप होती है वह ग्रुप ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का समूह होता है। फसल एक पौधों का समूह होता है दैट आर ग्रोन टुगेदर एज अ कम्युनिटी, जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष स्थान यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। स्पेसिफिक लोकेशन है विशेष स्थान पर एक समुदाय के रूप में उगाया जाता है। यही फसल की परिभाषा है, यही क्रॉप की परिभाषा है, जो कि एक समूह होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स उगाया जाता है किसी उद्देश्य के लिए, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, ये इसका मतलब। अब नेक्स्ट दिया गया है क्रॉप फिजियोलॉजी। इसका यहाँ पे दिया गया क्रॉप फिजियोलॉजी की डिफिनीशन। ऊपर था क्रॉप की डिफिनीशन, यहाँ पे क्रॉप फिजियोलॉजी की डिफिनीशन यानी कि फसल शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा, यानी कि इसको पादप कारकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटीग्रेट टू कॉज कंप्लीट प्लांट रिस्पॉन्स विद इन कम्युनिटीज़। इसका मतलब है कि इस क्रॉप फिजियोलॉजी में फसल क्रिया विज्ञान पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं यानी कि फिजिकल प्रोसेसेस का एकीकरण का अध्ययन है। इंटीग्रेट टू कॉज कंप्लीट रिस्पॉन्स। ठीक है, एक जो क्रॉप फिजियोलॉजी है उसको अंतर्गत शारीरिक प्रक्रियाओं का एकीकरण का अध्ययन है
जिससे पौधों की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जिसे प्लांट रिस्पॉन्स को संपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ फिजियोलॉजिकल नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव क्रॉप मैनेजमेंट। यह इस बात पर केंद्रित होता है कि किस प्रकार पौधों की शारीरिक यानी कि हाउ फिजियोलॉजिकल नॉलेज पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं की जानकारी का उपयोग फसलों के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। टू इम्प्रूव क्रॉप मैनेजमेंट, इसका मतलब यही है कि क्रॉप इम्प्रूव फिजियोलॉजी का हम लोग अध्ययन करके क्रॉप इम्प्रूव करके उसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट का नॉलेज ले सकते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करके। ठीक है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में फसल शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व, यानी कि पादप कार्यकी का एग्रीकल्चर में क्या, कृषि में क्या महत्व है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है स्टडी ऑफ होल प्लांट्स प्लांट एंड इट्स कम्युनिटीज़। इस लाइन का मतलब है संपूर्ण पौधे और उसके समुदाय का अध्ययन। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी स्टडीज़ द एंटायर प्लांट एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर प्लांट्स विद इट्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि फल क्रिया जो विज्ञान है उसमें संपूर्ण पौधे यानी कि इंटायर प्लांट और उसके पर्यावरण, जो उसका पर्यावरण होता है उसका इंटरेक्शन जिस इन्वायरमेंट से होता है उसके पारस्परिक का अध्ययन है। पहला पॉइंट दिया गया है इसका इम्पोर्टेंस में कि होल प्लांट इट्स कम्युनिटीज़, यानी कि प्लांट का उसके इन्वायरमेंटल से स्टडी करते हैं, यही इसका पहला इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण। इसका मतलब है इट कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी एंड टू अंडरस्टैंड द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि क्रॉप फिजियोलॉजी में ये मृदा विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को जोड़ता है, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास को समझा जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसका क्रॉप फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऊर्जा चयापचय की समझ। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, वन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन ग्रीन प्लांट्स। जो हरे भरे पौधे होते हैं उनमें ऊर्जा चयापचय की प्रक्रिया को समझना, एक इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी का एक ये बहुत ही बड़ा प्रमुख योगदान है कि हरे भरे पौधों में ऊर्जा का चयापचय जो होता है वो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग टू साइड्स ऑफ द सेम मेटाबॉलिक फंक्शन। इसका मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जैसी जो प्रक्रियाएं हैं पौधों में वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक ही चयापचय क्रिया के दो पहलू हैं। जो पौधों में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होता है, प्रोसेस होती हैं, वो एक ही तरह की प्रक्रिया के दो पहलू हैं। नेक्स्ट जो लाइन है पॉइंट है जो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक यील्ड, आर्थिक उपज में वृद्धि जो होती है, आर्थिक उपज में वृद्धि, उसको पढ़ते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इज टू इनहेंस प्लांट्स यील्ड इन अ इकोनॉमिक मैनर, यानी कि जो क्रॉप फिजियोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल होता है, यानी जो मुख्य उद्देश्य होता है क्रॉप फिजियोलॉजी का, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का, वो होता है कि पौधों की आर्थिक उपज में वृद्धि को बढ़ाना, उपज को बढ़ाना, यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटरेक्शन एंड जेनेटिक इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट्स, आनुवांशिकी और पर्यावरण का परस्पर क्रिया। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्रॉप यील्ड इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट फैक्टर्स। इसका मतलब है
जो क्रॉप यील्ड यानी कि फसल की जो उपज है वो फसल की पौधों आनुवांशिक क्षमता और पर्यावरणीय कारकों के बीच पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। जो भी मतलब कि क्रॉप की उपज होती है वो जो पौधों यानी फसल होती है उनकी आनुवांशिक क्षमता, देखिए जो जेनेटिक पोटेंशियल है और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि कैसा इन्वायरमेंट है वो उस पर जो निर्भर करती है यील्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वेदर, यानी कि कृषि तकनीक और मौसम का प्रभाव। इसमें दिया गया है वेरिएशंस इन जीनोटाइप, इन्वायरमेंटल कंडीशन, वेदर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब है जो जीनोटाइप्स होते हैं और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, मौसम और कृषि तकनीकों में भिन्नता, यानी कि वेदर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस बाई ग्रोथ थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी भिन्नता और पौधों की शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है। जो भी मतलब कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, वेदर में मौसम के में जो भी प्रभाव होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो सभी इन पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस पॉइंट दिया है यील्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लांट प्रोसेसेस, यानी कि पौधों की प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब है उपज। इसका मतलब है द प्लांट क्रॉप यील्ड इज द आउटकम ऑफ बोथ जेनेटिक पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एक्टिंग थ्रू प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो अंतिम फसल उपज है जो फाइनल क्रॉप यील्ड है वो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक पोटेंशियल, वो आनुवंशिक क्षमता और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन का परिणाम है। यानी कि जो फाइनल जो उपज होती है वो जेनेटिक पोटेंशियल और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का एक्टिंग थ्रू प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और जो पौधों की शारीरिक क्रिया को प्रकट होता है। जो अंतिम उपज होती है वो सभी पर्यावरणीय कारकों और आनुवंशिक क्षमताओं और जो भी शारीरिक प्रक्रियाओं हैं उनकी माध्यम से प्रकट होता है फाइनल यील्ड, क्रॉप यील्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी कि फसल शरीर क्रिया विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्रॉप फिजियोलॉजी एंड हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट्स दैट हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी। हियर इज द डिटेल्ड टाइमलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन क्रॉप फिजियोलॉजी। जो भी इसका इतिहास है यहाँ पे दिया गया है कि उसमें क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हैं, फसल को क्रिया की उपलब्धियाँ हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ, विकास, उत्पादकता, वृद्धि, जो प्रमुख खोजें हैं, महत्वपूर्ण खोजें, वो सब इसमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1771 में 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन रीजनरेशन, जो जोसेफ प्रिस्टले हैं उन्होंने 1771 में डिस्कवरी की थी किसकी, ऑक्सीजन रीजनरेशन की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनका ऑब्जर्वेशन है प्रिस्टले डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स कुड रीजनरेट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को रीजनरेट कर लेते हैं, प्लांट्स रीजनरेट कर लेते हैं। उन्हें दिखाया कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन हो वे पौधे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। उनका सिग्निफिकेंस ये है कि दिस डिस्कवरी वाज फाउंडेशनल इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ प्लांट्स इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। यह खोजें हैं जो दिस डिस्कवरी ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने और पौधे की भूमिका को समझने में आधारशिला बनी। यही जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल्स है उसको मेंटेन करता है, प्लांट का रोल है ये, और उसको ऑक्सीजन का रीजनरेशन भी करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हिस्ट्री में वो है 1779 यानी कि 1779 जैन इंगेज हाउस, इन्होंने रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में रोल, लाइट का क्या रोल, मतलब लाइट जो है ऊर्जा उसकी क्या भूमिका है, इन्होंने जैन इंगेज हाउस ने दिया। क्या भूमिका है देखते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया इंगेज हाउस डिस्कवर दैट लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।
इन्होंने डिस्कवर किया कि जो लाइट होती है, ऊर्जा होती है, वो उन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता है, तो इन्हें इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। सिग्निफिकेंस है दिस मार्क द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड प्लांट ग्रोथ। इससे पौधों की वृद्धि और प्रकाश और पौधों की वृद्धि के बीच की समझ की पहली समझ विकसित हुई, यानी कि जो लाइट और जो पौधों ऊर्जा से जो पौधों की संबंध है पहली बार उसकी समझ मतलब कि विकसित हुई समझ। ठीक है, वृद्धि जो पौधों की वृद्धि है वो भी लाइट से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1804 में निकोलस थियोडोर डे सोस्यूर ने दिया, इन्होंने क्या दिया, मिनरल एंड नाइट्रेट अपटेक। जो पौधों में मिनरल और नाइट्रेट अपटेक होता है वो इन्होंने दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस्टेब्लिश दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल। यही ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो होते हैं वो भूमि से मिनरल न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रेट्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। इनका सिग्निफिकेंस ये है, दिस वाज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग, ये पौधों जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन और मृदा उर्वरता यानी कि सोल फर्टिलिटी को प्रबंधन समझ के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1837 में जीन बैप्टिस्ट बोस्सिनगॉल्ड, 1837 में 1837 में जेपी बोस्सिनगॉल्ड, इन्हें जेबी बोस्सिनगॉल्ड इन शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने दिया नाइट्रोजन अपटेक। इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट बोस्सिनगॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स कैन अपटेक नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन सॉइल से और एटमॉस्फेयर से दोनों जगह से अपटेक कर सकते हैं, यानी कि मृदा और वायुमंडल से दोनों से नाइट्रोजन की अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है, दिस डिस्कवरी वाज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नाइट्रोजन साइकिल इन एग्रीकल्चर। यह कृषि में नाइट्रोजन चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। जो नाइट्रोजन साइकिल होता है उसको ये समझने में महत्वपूर्ण था। जो नेक्स्ट पॉइंट है 1865 1865 जूलियस सैक्स। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट सैक्स पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिकल लिखा है। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने ये किया कि जो प्रकाशित इन्होंने ये शायद पब्लिश किया था ये। ठीक है, जिसमें पादप शरीर क्रियाओं की औपचारिक स्थापना हुई। ठीक, प्रकाशित की जिसमें पादप शरीर क्रिया विज्ञान की औपचारिक स्थापना हुई। ठीक, सिग्निफिकेंस ये है, बाय दिस टाइम all branches of plant physiology were established, especially in the field of mineral nutrition. However, this was little concern about crop productivity and yield. ठीक है, इस समय तक पौधों के अवशोषण और खनिज पोषक तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दिस पीरियड रोल ऑफ हर्बिसाइड वाज आल्सो एक्सप्लोर्ड। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है 1915 में WL बाल्स, इन्होंने दिया बिगिनिंग ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इनका ऑब्जर्वेशन था, क्रॉप फिजियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड बिगिन विद द वर्क ऑफ WL बाल्स। ही अलॉन्ग विद हेल्टन स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ प्लांट स्पेसिंग एंड सोइंग डेट्स ऑफ द इजिप्शियन कॉटन। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट कि पौधों में जो बुआई में और अंतर होता है, उनकी बुआई की तिथियों में जो अंतर होता है उसका अध्ययन किया और उन पर शोध करने को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। फसल क्रिया विज्ञान का एक स्वतंत्र क्षेत्र रूप में स्थापित किया। ठीक है,
नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ग्रोथ एंड यील्ड एनालिसिस। ठीक, ग्रोथ एंड यील्ड एनालिसिस ऑब्जर्वेशन है। इन इंग्लैंड साइंटिस्ट लाइक V.H. ब्लैकमैन, F.G. ग्रेगरी एंड G.E. ब्रिक्स begin using systematic methods to analyze plant growth and yield। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1924 में इंग्लैंड में ब्लैकमैन थे एक साइंटिस्ट, और ग्रेगरी और ब्रिक्स जैसे वैज्ञानिकों ने फसल की वृद्धि की और उपज का विश्लेषण करने के लिए नई विधियों का विकास किया। ठीक है, इससे फसल उपज की शारीरिक क्रियाओं को समझा जा सकता था। ठीक है, मेथड्स कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप यील्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1947 में दिया, डेवलपमेंट ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स LAI। इसको ऑब्जर्व किया DJ वॉटसन ने। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स विच मेजर्स द लीफ एरिया ऑफ क्रॉप पर यूनिट ग्राउंड एरिया। इसका मतलब है उन्होंने पत्ती क्षेत्र सूचकांक की अवधारणा विकसित की, जो कि फसल के पत्ती क्षेत्र और भूमि क्षेत्र के अनुपात को मापता था, जो कि एक सिग्निफिकेंस है। बिकेम अ की पैरामीटर इन एनालाइजिंग क्रॉप ग्रोथ। जो लीफ एरिया इंडेक्स है उससे पौधों की ग्रोथ की एनालाइज भी की जा सकती थी, एक पैरामीटर था, की पैरामीटर था। नेक्स्ट जो पॉइंट है गैस इंफ्रारेड गैस एनालिसिस IRGA। इसका ऑब्जर्वेशन 1950 में हुआ। इसमें है द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रारेड गैस एनालिसिस IRGA मेथड अलाउड साइंटिस्ट टू मेजर शॉर्ट टर्म फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन रेट। इसका मतलब है कि जो पद्धति है IRGA उसमें वैज्ञानिकों को प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दरों को मापने में सक्षम बनाया। ये इंफ्रारेड जो गैस एनालिसिस है उससे वैज्ञानिकों को प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके मापने में सक्षम बनाया है ये प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है लाइट इंटरसेप्शन बाय क्रॉप कैनोपी। इसका मतलब है कि मॉन्सी एंड सेकी, ये वैज्ञानिक हैं मॉन्सी एंड सेकी, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ लाइट इंटरेक्शन कोफिशिएंट टू डिस्क्राइब हाउ क्रॉप कैनोपीज इंटरसेप्ट सनलाइट। ने ये ऑब्जर्व किया दैट प्रकाश जो अवरोधन होता है, जो लाइट इंटरसेप्शन, उसको गुणांक की अवधारणा प्रस्तुत की जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ठीक, डिस्क्राइब हाउ टू कैनोपीज इंटरसेप्ट सनलाइट। प्रकाश की क्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन्होंने ये लाइट इंटरसेप्शन का कंसेप्ट डेवलप किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1963 में दिया गया फोटोसिंथेटिक पैथवेज ऑब्जर्वेशन है। हेस्केथ एंड मॉस फाउंड दैट मेज, sugarcane and other tropical grasses exhibit higher photosynthetic rates with less light saturation. This led to the discovery of C4 and cam plant pathways। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मक्का और गन्ना जैसी उष्णकटिबंधीय जो घासें होती हैं वो उच्च दर पर प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। इससे C4 और कैम प्लांट की खोज हुई। जो C4 प्लांट्स होते हैं और जो कैम प्लांट्स होते हैं उन्हीं से इसकी खोज हो कि ये लोग प्रकाश संश्लेषण उच्च दर की घासों से कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घासें उच्च दर से और प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, गन्ना और मक्का जैसी फसलें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, चलिए यहाँ से ख़त्म हो गया है PDF। नेक्स्ट PDF में